बच्चों लास्ट सन पे हमने जो डिस्कशन कवर किया उसमें कांस्टेंट फोर्स की बात देखी थी। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन आपका W इक्वल टू एफ डॉट एस, जहाँ पे एफ जो आपने फोर्स अप्लाई किया है ना, और जब आप किसी बॉडी को पुश करोगे और आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी अगर सेम मूवमेंट लेता है, ये एस आ गया एफ आ गया, तो आपका W की वैल्यू एफ एस, और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कॉस ज़ीरो। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन एफ एस कॉस थीटा हमने पढ़ा था। चलिए उसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, है ना। और देखिए भाई, यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा है। यहाँ पर आपने क्या किया, एक ब्लॉक लिया है ना, इस ब्लॉक को आपने इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, रफ प्लेन पे लॉन्च किया। लेट्स से मैं मान लेता हूँ इस ब्लॉक का मास m है, और आप इसको लॉन्च करते हो और आपने इसकी स्पीड कितनी रख दी, लेट्स से वी नॉट इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, और जो इस पर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो वैल्यू आपको म्यू इक्वल टू 0.3 दे दिया गया। ओके, ये ब्लॉक आगे चलता है, और ब्लॉक आगे चलते 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 कहीं पे जाके कुछ डिस्टेंस पे ये रुक जाता है। ओके, तो अगर मान लेते हैं ये डिस्टेंस s है जिसमें ये चल के रुकता है, तो क्वेश्चन पूछा गया था भाई, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक बिफोर इट स्टॉप्स। ओके, रुकने से पहले ये कितना डिस्टेंस चलेगा, ये पूछा गया था। तो भाई देखो भाई, क्वेश्चन में मैं तुझसे बात करूं, तुम इसको अप्रोच दो तरीके से कर सकते हो, तो काइनेमेटिक्स से कर लो, पर चैप्टर अगर आपका फ्रिक्शन का है तो पहले हम फोकस करते हैं कि फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया होगा, है ना। तो भाई अगर देखा जाए तो जिस पीरियड में ब्लॉक स्लाइड कर रहा है उस पीरियड में फोर्सेस की बात की जाए, एक आपका नॉर्मल रिएक्शन, एक बॉडी का वेट डाउनवर्ड, और क्योंकि बॉडी आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आगे की तरफ स्लाइड कर रही है तो इस पर एक बैकवर्ड फ्रिक्शन लगेगा जिसको आपने बोलना है सर म्यू एन, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखा जाए काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू के एन की वैल्यू देखी जाए, म्यू एन या म्यू के एन लिखे, म्यू आपका 0.3 दिया गया। नॉर्मल रिएक्शन आपको नहीं पता है, पर नॉर्मल रिएक्शन एम जी से बैलेंस होकर सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मल रिएक्शन एम जी आएगी, जी की वैल्यू रख दीजिए 10, तो 3m फोर्स आ गया। ओके, क्लियर। अगर मैं मान लेता हूँ ये जो बॉडी आपने ली है 1 kg की है, तो फ्रिक्शन आपका 3 न्यूटन बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स आ जाएगा, m की वैल्यू 1 रख दीजिए। ओके, अब ये ब्लॉक के बारे में बच्चे बात की जाए, जब ये ब्लॉक आगे स्लाइड कर रहा है तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन और mg तो वर्क नहीं कर सकते, है ना। इसमें एनर्जी विड्रॉ करने की कैपेबिलिटी केवल किसके पास है, फ्रिक्शन के पास। तो अगर पूछो वर्क डन बाय फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन ड्यूरिंग द पीरियड जब तक ब्लॉक चल के रुकेगा कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन बच्चे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, दैट्स इट। फोर्स कितना हुआ 3 न्यूटन, बॉडी कितना डिस्टेंस चल के रुकी सर नहीं पता, दोनों के बीच का एंगल, बॉडी जा किधर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स किधर लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है बच्चे वो आगे जा रहा है और आपका फोर्स बैकवर्ड है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री, आंसर -3s आया। अब मैंने आपको बच्चे एक चीज़ सिखाई कि भाई जब आप वर्क -3s कर रहे हो इसका मतलब क्या होगा, वर्क का मतलब होता है आपने कितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाया। ये कह रहे हैं वर्क हमने -3s किया, बहुत अच्छी बात है, फाइनली ब्लॉक रेस्ट पे आ गया। टेक्निकली ये जब ब्लॉक आगे जा रहा था तो उस ब्लॉक के अंदर से काइनेटिक एनर्जी खींच खींच के निकालने का काम कौन कर रहा था, तो सर यहाँ पे फ्रिक्शन कर रहा था। तो -3s इक्वल टू के फाइनल मास के इनिशियल कितना था, हाफ mv² लिखा आपने, -3s इक्वल टू -हाफ mv², ब्लॉक का मास आपको शायद 1 kg दिया गया था, जो ब्लॉक को लॉन्च किया आपने 6 की स्पीड से लॉन्च किया, ये 36 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, और s इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 3, 6 मीटर, तो ब्लॉक 6 मीटर चल के रुकेगा। इस पीरियड में फ्रिक्शन ने बॉडी से कुछ एनर्जी विड्रॉ करके उसको रेस्ट पे ले आया। ओके, तो आपको फिर से क्लियर है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन वर्क नहीं कर सकता है, इट कैन नॉट प्रोवाइड और एक्सट्रैक्ट एनर्जी mg, इट कैन नॉट प्रोवाइड एनर्जी और एक्सट्रैक्ट सम एनर्जी फ्रॉम द ब्लॉक, पर फ्रिक्शन में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इसके अंदर से एनर्जी विड्रॉ करेगा। ओके,
तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन बच्चे अगर मैं पूछूं तो इस सिनेरियो में कितना आया, तो सर नेगेटिव आया। ओके डन। चलिए अब अगर मैं आपको एक छोटा सा डिस्कशन दूं, यहाँ पर एक और है बेसिक सा क्वेश्चन। देखिए बढ़िया सा सवाल है। आपने यहाँ पे एक पुली ली। ओके, ये पुली आप बच्चे यहाँ से लेते हैं और पुली को आपने यहाँ पे इस तरीके से एक पॉइंट से कनेक्ट कर रखा है, और इस पुली के ऊपर से आपने रोप पास करी। ये आपके पास बच्चे रोप आ गई, ये रोप आपने इसके ऊपर से पास करी है। जब तक ना बोला जाए तब तक आप रोप को क्या मान सकते हैं, मासलेस। पुली को भी क्या मान सकते हैं, आइडियल, है ना, पुली भी मासलेस है। ओके ये दोनों जो रस्सी के सिरे थे उससे आपने एक ब्लॉक इधर कनेक्ट कर दिया, एक ब्लॉक इधर कनेक्ट कर दिया। एक ब्लॉक हैवी था, लेट से मान लेता हूँ कितने का, 6 kg का। एक ब्लॉक थोड़ा सा लाइट था, मान लेते 3 kg का। सिस्टम को आपने रेस्ट से रिलीज़ किया। ओके, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ओके, इन फर्स्ट 3 seconds, मान लेते हैं रिलीज़ करने के, चलो 5 सेकेंड मान लेते हैं, इन फर्स्ट 5 seconds। ठीक, अब आप विजुलाइज करो, तुमने इसे छोड़ा तो ये हैवी था, नीचे चलेगा, ये लाइट था, ऊपर चलेगा। और पहले 5 सेकंड का डिस्कशन हमें करना है। मान के चलने बच्चे, ये पुली भी बहुत दूर है और उस ग्राउंड भी बहुत दूर है ना। पहले 5 सेकंड के लिए पहली बात, आपके बच्चे मुझे इन दोनों ब्लॉक्स का डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6 kg, सिमिलरली 3 kg का भी सेम ही आएगा, 6 डाउनवर्ड और 3 अपवर्ड इन फर्स्ट 5 seconds। ओके सर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इस पे कुछ टेंशन आ रही होगी, 6 kg पे रोप का टेंशन, इधर 3 kg का, तो कुछ टेंशन भी होगी। यस सर, तो बताइए टेंशन कितना है इसमें। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग और रोप। क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे, जो आपने एस निकाल लिया, टी निकाल लिया, तो वर्क डन बाय टी ऑन 6 kg, वर्क डन बाय टी ऑन 3 kg। क्लियर। तो देखा जाए कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो आपने कहा ठीक है ट्राई करते हैं। काफ़ी कुछ हमने पॉइंट्स इसके कवर किए हुए हैं कि जब आप इसे रिलीज़ करोगे तो 6 kg का डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन कितना होगा, डाउनवर्ड फोर्स 60, इधर इसको और 60 से खींचेगी, इसको और 30 से खींचेगी, 60 डोमिनेटिंग फोर्स होगा, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड आपका एक्सटर्नल कितना आ जाएगा, 60 - 30 डिवाइड बाय टोटल मास। आप चाहें तो इसको सिंपल इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, 60 - t = 6 है, t - 30 = 3 है। आप सॉल्व कर सकते हैं, पर अपन इससे कर लेते हैं। 60 - 30 डिवाइड बाय 9, दैट इज 10 डिवाइड बाय 3 मीटर/सेकेंड²। ओके भाई, पहले 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आपने सिस्टम को रेस्ट से रिलीज़ किया, ये बात की गारंटी कि इनिशियल लॉस 0। एक किसी ब्लॉक का 6 का डाउनवर्ड और 3 किसी एक का आप डिस्प्लेसमेंट लिखो, तो हाफ AT², हाफ 10/3 इंटू T²। T² कितना हो गया सब 5 सेकंड के अकॉर्डिंग, 5 × 5 यहाँ लिखा, और ये वैल्यू बच्चे 255 125 डिवाइड बाय 3, तो ब्लॉक 125/3 मीटर चलेगा। ठीक, उस पीरियड में भाई मैं पूछूं क्या स्ट्रिंग टाइट है। यस सर, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होता है, तो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है, 2m1m2 डिवाइड बाय m1 + m2 इंटू जी। और अगर आप चाहें तो इक्वेशन से सॉल्व करके देख लें, फिर से बोल देता हूँ, t 60 - t = 6 है एंड t - 30 = 3 है, तो t = 2m1m2g डिवाइड बाय m1 + m2, तो 2 × 6 × 3 डिवाइड बाय 6 + 3 × 10। क्लियर। तो ये वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, 6 × 3 18, 18 × 2 आपके 36 डिवाइड बाय 9 × 4 9 2, तो ये वैल्यू 40 न्यूटन आ गई। अब एक बात बच्चे समझो, 40 न्यूटन का जो टेंशन था उसने क्या वर्क किया, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 6 kg पूछा जाए। जरा ध्यान से देखो 6 kg वाली बॉडी कितना नीचे आई है, तो ये से 125/3 मीटर्स, और इस पे जो आपने फोर्स लगाया था बच्चे वो कितने का था, अपवर्ड था, कितना 40 न्यूटन। तो क्या हम लोग वर्क सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, वर्क डन इक्वल टू 40 न्यूटन के फोर्स ने 125/3 मीटर चलने पे cos π
आपसे को पूछे थे वैल्यू बच्चे आपके अप्रॉक्सीमेटली 125 इंटू 4 500 5000 डिवाइड बाई 3 नेगेटिव वर्क किया दिस मच जूल। इसका मीनिंग समझे बेटा, नेगेटिव का मतलब क्या, अगर ये रोप नहीं होती है, लेट्स से ये रोप नहीं होती, आप इसे कट कर दें तो श्योरली ये कुछ ज़्यादा एनर्जी गेन करता है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एम वर्क करता है। तो एम इस पर कैसा वर्क कर रहा होगा, पॉजिटिव। टेंशन इस पर कैसा वर्क कर रहा है, निगेटिव। तो इसकी एनर्जी जो बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ी, क्योंकि टेंशन इसके अंदर से एनर्जी विड्रॉ करे। अब एक चीज़ और देखी जाए, वर्क डन बाय टेंशन ऑन, अगर मैं पूछूं बच्चे 3 kg पे कितना वर्क होगा, 3 kg बच्चे बताना। 3 kg पे टेंशन किधर लग रही है, अपवर्ड 40 न्यूटन, और आपका जो ब्लॉक है वो भी सेम डिस्टेंस ऊपर गया, तो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। सर दोनों सिनेरियो में एक पे जितना नेगेटिव वर्क हुआ दूसरे पे उतना पॉजिटिव वर्क हुआ। समझो अच्छे से, तो वैल्यू प्लस 5000/3 आएगी। कैसे मल्टीप्लाई तो करना है बस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 0 आया होगा। अब आप एक चीज़ अच्छे से देखो कि ये रोप क्या कर रही है बच्चे, ये रोप क्या कर रही है, यहाँ से एनर्जी को विड्रॉ करके, है ना, एनर्जी को विड्रॉ करके बच्चे एक साइड से, है ना, हैवी वाली बॉडी से एनर्जी विड्रॉ करके इस साइड बेटा डालती जा रही है। तो टेक्निकली इसकी जो स्पीड बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी, और इसको ज़्यादा गेन मिलेगा। तो भाई इस पे टेंशन का वर्क जो होगा उसको एनर्जी देगा। और एक चीज़ बहुत बढ़िया सी बात है जिसको हम लिख सकते हैं, वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन, वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन ऑन सिस्टम। जब आप इंटरनल वर्ड यूज़ करते हैं तो सिस्टम के लिए डिफाइन करना है इज़ 0। 0 क्यों, क्योंकि बच्चे एक पे जितना माइनस हुआ दूसरे पे उतना प्लस हुआ। तो आप एक बात बोल सकते हो कि सर जब मैं टेंशन की बात करूँगा, स्ट्रिंग टाइट होगी और इनएक्सेसिबल होगी, तो हम लोग एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं, है ना। फिर से देखो कि अगर मेरे पास एक ब्लॉक हो और इस ब्लॉक को मैं आगे वाले ब्लॉक से कनेक्ट करूं, तो दो चीज़ें, जब मैं इसको आगे खींचूंगा तो ये आगे जाएगा x से, पर इस पर t पीछे लगेगा, इस पे t आगे लगेगा और इस पे x पे आ गया। तो टेक्निकली इन दोनों ब्लॉक के लिए अगर देखोगे तो आप बोलोगे कि सर इससे एनर्जी विड्रॉ कर करके आप इसमें डालते जा रहे हैं। तो एक पे ध्यान से देखो रोप कैसा वर्क कर रही है, नेगेटिव, और एक पे कैसा वर्क कर रही है, पॉजिटिव। और ये कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है किससे, टाइट और एक्सेसिबल स्ट्रिंग में क्या होता था, मोशन डिपेंडेंट होता था। तो ये कंस्ट्रेंट रिलेशन की तरफ इशारा करता हुआ है कि टोटल वर्क डन ऑन वन ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, जितने ब्लॉक है सबका सम करो टेंशन का, वो 0 होना चाहिए। टोटल वर्क डन पे टेंशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो सिग्मा डॉट डेल्टा आर इक्वल टू 0, है ना। सिग्मा टी डॉट डेल्टा आर में बच्चे आप टी को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डेल्टा टी कॉमन आ गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा टी डॉट वी इक्वल टू 0। तो ये जो कॉन्सेप्ट बच्चे हमने पहले पढ़े थे कि जो ब्लॉक्स होते हैं उनके मोशन एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, वो हम चाहें तो यहाँ से समझ सकते हैं, सिग्मा टी डॉट वी इक्वल टू 0। डन, क्लियर। तो कोई भी आपके पास कनेक्टेड ब्लॉक का डिस्कशन है, आप सिग्मा टी डॉट वी इक्वल टू 0 से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये बच्चे आपने एक ब्लॉक लिया, इसके आगे आपने एक रोप कनेक्ट करी, इसको पुली के ऊपर से पास कराया, ये रोप बच्चे यहाँ से आपने एक दूसरी पुली के ऊपर से पास करके इस साइड आपने कनेक्ट किया, और ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया। क्या, अब बच्चे एक बात समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे बोलूँ कि से ये ब्लॉक मान लेते हैं कितनी स्पीड से जा रहा है आगे, 8 मीटर पर सेकंड से। ये ब्लॉक कितनी स्पीड से आगे जा रहा है बच्चे, 6 मीटर पर सेकंड से। तो बताइए इसकी स्पीड क्या होगी। तो कई बच्चे तो ऐसे समझा सकते हैं, जो पुराना कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से 8 से डाउनवर्ड जा रहा है, 6 से डाउनवर्ड जा रहा है, और सेंटर की स्पीड इसकी एवरेज होती है। तो 8 + 6 डिवाइड बाई 2 के अकॉर्डिंग 7, तो 7 से नीचे जाएगा। आज वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखो अच्छे से, इस पे टी फॉरवर्ड, है ना, इस पे टी इधर, इस ब्लॉक पे टी अपवर्ड, और इस पे 2t डाउनवर्ड। और जो ब्लॉक है देखो ना, इसे बड़ा करके,
इस पे 2t अपवर्ड। तो जो मूविंग ब्लॉक्स हैं वो हमें बच्चे यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, दिख रहा है, एक ये और एक ये, ठीक। तो भाई मूविंग ब्लॉक्स के लिए सिग्मा टी डॉट वी 0 लिखिए। तो सिग्मा टी डॉट वी T1 V1 cos थीटा 1, T2 V2 cos थीटा 2, T3 V3 cos थीटा 3 इक्वल टू 0। अब जरा ये जो ब्लॉक आपका टेबल पे लेफ्ट साइड पे CRM बात करें तो इस पर क्या होगा बच्चे, T टेंशन है, इसकी स्पीड 8 है और दोनों सेम डायरेक्शन में। T टेंशन है, स्पीड 6 है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। इस पे अपवर्ड कितना है 2t, v डाउनवर्ड है और दोनों के बीच का एंगल कितना है cos 180 डिग्री cos पाई आ गया। तो यहाँ से t कैंसिल हो गया। तो 8 + 6 - 2v इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 8 + 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 7। ओके, ये क्लियर है। तो हमारे पास जो बच्चे डिस्कशन आता है यहाँ पर वो इस तरीके से हमें मिलता है। ओके, तो और अगर हम लोग अच्छे क्वेश्चन देखें इसमें, जैसे लॉज ऑफ मोशन में हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चन किए थे, तो देखा जाए, मान लो बच्चे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ इस तरीके से कि ये आपने एक पुली ली है ना, इस पुली को आपने यहाँ पे रखा, इस पुली के ऊपर से बच्चे आपने थ्रेड पास किया है ना, और थ्रेड आपने यहाँ पे कनेक्ट किया। ये जो थ्रेड था आपने यहाँ से पास करके ऐसे पास करके यहाँ पे रखा और ये आपने ब्लॉक इधर हैंग कर दिया, ठीक। इधर बच्चे आपने इसको एक कार्ड से कनेक्ट किया, ये कार्ड आपकी राइट डायरेक्शन में जा रही है, ये आपने यहाँ पे फिक्स किया, क्लियर, ऐसे। और मान लेते हैं बच्चे कितनी स्पीड से आगे जा रही थी, 6 मीटर पर सेकेंड से। ये एंगल बच्चे मैंने कितना मान लिया, 60 डिग्री मान लिया। ओके, ये बच्चे मान लेते हैं बेटा कितनी स्पीड से ऊपर जा रही है, v से। तो बताइए v की वैल्यू क्या होगी। अब सबको क्लियर है ये बात कि अगर ये 8 6 से आगे जा रहा है तो इधर थ्रेड मुझे बढ़ाते जाना है। ये थ्रेड जो मेरा बढ़ेगा वो इस पुली के ऊपर चलने की वजह से 2 जगह से कम होगा। देसी तरीके से सबको पता है इधर से जो मेरा थ्रेड कम होगा वो कितना कम होगा, वो 2v कम होगा, है ना। ये v इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, और इधर से जो थ्रेड बढ़ेगा भले 6 से अलोंग द थ्रेड आपकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, कंपोनेंट देखिए 6 cos 60। तो आप बोलोगे एक साइड से कितने से बढ़ेगा, 6 cos 60, और दूसरे से कम कितने से होगा, 2v से। तो वैल्यू बच्चे क्लियर है कितनी हो जाएगी, 3 इक्वल टू 2v एंड v इक्वल टू 3/2। तो सर इसकी स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। नहीं सर हमें इस क्वेश्चन को टेंशन से करना। तो देखो एक ही रस्सी है, जब तक रस्सी के बारे में ना बोला जाए आप उसे मासलेस इनएक्सेसिबल मान के चलेंगे। ये टी है, ये पूरी एक ही रस्सी है, यहाँ तक देख रहे हैं, ये इसके ऊपर से रैप करके आप ऐसे लाए, तो इस पे टी अपवर्ड आएगा, इस पे 2t अपवर्ड आया, ठीक। अब जो तुम्हारे पास मूविंग ब्लॉक्स है, पहचान पा रहे हो कौन कौन सा मूविंग ब्लॉक, एक ये वाला और एक ये देखो नीचे दिख रहा है। इनके लिए सिग्मा टी डॉट वी 0 लिखिए भाई, आप लिखेंगे तो आपको वेलोसिटी का रिलेशन मिलेगा। सिग्मा टी डॉट वी, जो हैंगिंग ब्लॉक है उस पर टेंशन 2t है, उसकी स्पीड अपवर्ड है, दोनों पैरेलल हैं। दूसरे ब्लॉक पे टेंशन t है, स्पीड 6 है, और दोनों के बीच का एंगल अगर कोई पूछा जाए तो 6 आगे आगे जा रहा था, ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, तो ये t इंटू 6 इंटू कॉस 120 डिग्री आ गया 0। 2tv लिख दिया बच्चे आपने, है ना। t इंटू 6 इंटू कॉस 120 कितना हो गया, t इंटू -3 इक्वल टू 0, टी कैंसिल एंड v इक्वल टू 3/2 और 1.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो एक बात समझो, ये जब ऊपर चलेगा तो इधर से 1.5 आएगा और 1.5 सोचो, तो ये 1.5 अगर ऊपर पहुंचेगा तो धागा इधर कितना कम होगा 3, और इधर धागा कितना बढ़ेगा 6 है, तो 6 cos 60, तो इधर 3 बढ़ेगा, इधर 3 कम होगा। ये आपका रिलेशन आ गया। तो जो कंस्टेंट रिलेशन बच्चे हमने पढ़े थे वो वाले क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपके उसी कॉन्सेप्ट से वापस आते हैं, ठीक है। आप चाहें तो एक क्वेश्चन और ऐसा कर सकते हैं भाई। देखें, आपने कहा कि सर मैंने यहाँ पे एक पुली ली है ना, इसको बच्चे यहाँ पे आपने कनेक्ट किया
ऐसे एक थ्रेड लिया है ना, इस थ्रेड को आपने ऐसे कनेक्ट किया यहाँ पर, इसके ऊपर ला के एक पुली और रखी, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया बच्चे। इस तरह के क्वेश्चन शायद हमने करे थे। ये छोटा सा क्वेश्चन है बच्चे, अगर मान लो ये जो बड़ा वाला ब्लॉक जो आपने लिया, ये मान लेते डाउनवर्ड कितनी स्पीड से चल रहा है बच्चे, लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो ये अपना v से जा रहा होगा, तो क्या इनके बीच में कोई डिपेंडेंस होगी? सबको क्लियर है डिपेंडेंस होगी। कैसे भाई? देखो ये 2 से नीचे आएगा तो मुझे यहाँ नया धागा कितने का चाहिए? 2। इस पुली को 2 से ऊपर जाना पड़ेगा, ये पुली 2 से ऊपर जाएगी तो इधर मुझे नया धागा कितने का चाहिए? 2। इधर नया धागा कितने का चाहिए? 2, क्योंकि नीचे आया 4 और इधर नया धागा 2 का, तो टोटल हमारे पास 6 इक्वल टू v करके आता था। पर कई बच्चों को प्रॉब्लम होती थी, सर इसको हम, अब इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। देखें आप बच्चे यहाँ पे टेंशन t मान लीजिए कुछ तो होगी, तो इस आर्म में टेंशन t होगी, लाइट है इनएक्सेंस में, जब तक कहा ना जाए तब तक आप इसे मानेंगे टी। यहाँ टेंशन कितनी होगी बोलो? 2t। अब रस्सी बदल गई, टेंशन भी बदल गई, यहाँ टेंशन कितनी होगी? 2t। अब तुम अच्छे से देखो, तुम्हें मूविंग ब्लॉक्स दिखेंगे। एक मूविंग ब्लॉक ये है, 2 ये, और एक मूविंग ब्लॉक ये है। आप कुछ मत करिए, सिग्मा टी डॉट वी की वैल्यू 0 रख दीजिए। जब आप सिग्मा टी डॉट वी 0 रखेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी टी इंटू वी इंटू कॉस 0 इस ब्लॉक के लिए, क्योंकि टी और वी आ रहा था। और इस ब्लॉक के लिए देखना बच्चे, दूसरे वाले के लिए कितना होगा? टेंशन कितना है? एक रस्सी की 2t, दूसरे की t, तो 3t, और 3t से ये नीचे जा रहा था, टेंशन ऊपर लग रहा था, तो यहाँ पर 3t इंटू 2 इंटू कॉस पाई आ गया, ये वैल्यू 0 हो गई। तो एक साइड आ गया टी, दूसरे साइड आ गया -3t -6t, ओके, इक्वल टू 0, टी कैंसिल एंड v इक्वल टू 6 वाली कहानी समझ में आई बच्चे? इधर मुझे नया धागा 2 का चाहिए, इधर मुझे नया धागा 2 का चाहिए, ये ऊपर जाएगा तो मुझे यहाँ धागा 2 का चाहिए, है ना? तो भाई सिंपल सी बात आती है, यहाँ धागा 2 का चाहिए, यहाँ धागा 2 का चाहिए, यहाँ पे धागा मुझे 2 का चाहिए, तो टोटल मुझे 6 का थ्रेड रिक्वायर्ड था। तो आप आगे से कैसा भी क्वेश्चन है आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं जिसमें हम नंबर ऑफ पुलिस बढ़ा देते हैं, और मैं चाहूँगा आप इसको ट्राई करें। आपने बच्चे एक पुली बनाई है ना, ये पुली आपके पास, ठीक, इस पुली के आगे बच्चे आपने एक और पुली लगाई, ठीक, इस पुली के आगे आपने एक और पुली लगा दी यहाँ पर, है ना, इस पुली के आगे आपने एक और पुली लगा दी। अब आपने क्या किया, जो मेन पुली थी इसको तो बच्चे एक को तो रोकोगे, सबको तो नहीं चला सकते आपने रोका, इसको लाके बच्चे यहाँ पे थ्रेड आपने कनेक्ट कर दिया। क्लियर? यहाँ पे बच्चे आपने थ्रेड चेंज किया, ये थ्रेड आपके पास ग्रीन थ्रेड, ये थ्रेड आपने इसके ऊपर से पास कराया और ऐसे नीचे आपने हैंग किया। 1 मिनट, इसको ऐसे हैंग पास कराया और ऐसे नीचे लेके आ गए, ठीक। इसके ऊपर से बच्चे आपने एक रेड थ्रेड पास कराया, दिख रहा है, ऐसे कर दिया और इसको पास करा के इसके ऊपर से ऐसे ले आया, ठीक। और इसके बाद आपने यहाँ पे एक लेट से ब्लू थ्रेड ले लिया और ये इसके ऊपर से पास करा के ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक। ये जितने भी आपके पास आ रहे थे इसको बेटा आपने ऐसे रखा, नीचे एक ब्लॉक लेके आए, उस ब्लॉक से बेटा सबको जोड़ दिया, ठीक। ये बच्चे ब्लॉक आपने बनाया, यहाँ पर दिख रहा है, एक ब्लॉक है आपके पास और यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक। अब सबको क्लियर है बच्चे कि देखो जब ये पुली नीचे चलेगी तो भाई ये येलो को अपना नया सिरा चाहिए, तो ये येलो, ये पुली ऊपर जाएगी, ये ऊपर जाएगी और ये सिरा नीचे जाएगा, तो रेड को एडजस्ट करना पड़ेगा, रेड ऊपर जाएगा, ब्लू ऊपर जाएगा, और ये ब्लॉक भी मान लेते हैं, चलो ऐसा लिखते हैं, इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2। क्या इनमें कोई रिलेशन होगा? तो बच्चे देखो कई जगह कंस्ट्रेंट आएंगे, एक इसका कंस्ट्रेंट, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो इस पुली को मजबूरी में v1 से ऊपर चलना पड़ेगा, ये v1 से नीचे चलेगा, है ना, तो इसको मजबूरी में 3v1 से ऊपर चलना। सर आपको कैसे पता? अरे बेटा 3v1 और -v1 का एवरेज ही तो आएगा v1, तो सबके रिलेशन है।
पर सबको करने से अच्छा है तुम केवल ब्लॉक्स पे फोकस करो। कितने मूविंग ब्लॉक्स हैं? एक ये और एक ये, है ना। तो चलो भाई मूविंग ब्लॉक्स, इस पे टेंशन टी लिखते हैं, तो यहाँ टेंशन टी आएगी। इस आर्म में टेंशन अपने आप ही टूटी हो जाएगी, तो यहाँ टूटी हो जाएगी। यहाँ पे कितनी हो जाएगी बोलो बच्चे? टूटी टूटी डाउनवर्ड के हिसाब से इस पर कितनी हो जाएगी? 40। तो इस पर कितनी आएगी डाउनवर्ड? 40। और इस पर अपवर्ड कितनी आएगी? 40। इस पर अपवर्ड इधर कितनी आ जाएगी? 80। तो यहाँ पे कितनी आएगी? 80। तो ये जो तुम्हारा V1 वाला ब्लॉक है जो नीचे चल रहा है ना, उस पर अपवर्ड टेंशन कितनी होगी बच्चे? तो 8, 4, 12, 12 to 14 और 15T। तो 15T का अपवर्ड टेंशन। और वो जो भाई साहब जो दूसरे चल रहे हैं बच्चे उनका T और V2। तो भाई सिग्मा T डॉट V तो टफ नहीं हो ना। 15T V1 के साथ cos पाई आएगा और T V2 के साथ cos 0 आएगा। ये टर्म कैंसिल, T हट गया। तो -15V1 प्लस V2 इक्वल टू 0 एंड V2 इक्वल टू 15V1। तो एक तरीके से बच्चे ये जो सब थ्रेड अपनी लंबाई में बढ़ते जा रहे हैं वो सारा जो रायता होगा V2 को समझना पड़ेगा। ये अगर x चलेगा तो इसको 15x ऊपर चलना पड़ेगा। क्लियर? तो ये पॉइंट जो हमने आज डिस्कस किए, बस एक तरीके से कांस्टेंट फोर्स के डिस्कशन को ही आगे बढ़ाया। बात शुरू करी थी टेंशन के वर्क डन की, फ्रिक्शन के वर्क डन की, और चलते चलते हम आगे कंस्टेंट रिलेशन पे। कोई बात नहीं, हमने एक कंस्टेंट रिलेशन का कॉन्सेप्ट सीख लिया इसमें। तो आगे से कंस्टेंट रिलेशन वाले क्वेश्चंस में ये तरीका आपका चलेगा। ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में वेरिएबल फोर्स पे फोकस करेंगे, पर अभी के लिए इतना। ठीक है?